पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक आदमी बैठा है, मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी, उन्होंने कहा। उसका नाम रॉबर्ट कियोस्की है। वह एक व्यवसायी और निवेशक है और वह एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहता है। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइकल रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे, जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइकल सही था। मैं इसी तरह शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था, जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था। परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का यह लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहता था, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही फ़र्क दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है, क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सकें। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इस तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल की हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। उसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति या क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे ज़िंदगी पर भर कड़ी मेहनत रहते हैं।
यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जब जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा था। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज़ मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी आया था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देख रही थी। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंधों को समझने में भी बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे में उनके महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी पढ़े नहीं हैं। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास इस सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं? और यही हाल बैंकर, वकील, स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट ब्रोकर का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते। क्योंकि हमारे स्कूल हमें यह वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं और आपको वहाँ अपना बैंकर भी उसी हाल में नज़र आता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर ज़रूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ। मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है।